नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है तुगलक वंश और इसका जो समय अवधि है 1320 से 1414, ठीक है। और ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का है, एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को इसमें इंक्लूड किया गया। और इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, इसका दो राइटर है, ठीक है ना। तो ये बुक वन लाइनर के फॉर्म में क्लास 6 से 12 तक जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को दिया गया है, ठीक है। और आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जितना भी पीडीएफ है, सारा पीडीएफ वहाँ पर क्या है आपका है, सारा जितना भी पीडीएफ है सब है उस पर, ठीक है ना। आप जाकर वहाँ पर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों उस पर डाला गया है, ठीक है ना। तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तुगलक वंश का जो महत्वपूर्ण बिंदु है सारे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई। 1320 में किसकी स्थापना हुई? तुगलक वंश की स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी। और गाजी मलिक, इसे क्या बोला जाता था? इसे गाजी मलिक भी कहा जाता था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छा नहीं था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनुज हनुज दिल्ली दिल्ली दूर अस्त, हनुज दिल्ली दूर अस्त। क्या बोल दिया उसने? दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब ये होता है बंगाल अभियान, जब जिस समय बंगाल अभियान हो रहा था ना, उस समय वो बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनुज दिल्ली दूर अस्त, है ना। ये बात बोल दिया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य के बारे में चलिए देखते हैं। योजना है और इधर विशेषता दिया गया है। राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326 से 27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है ना। तो तुगलक ने क्या किया, है ना, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। कब? 1326 से 27 ईस्वी में। और ये अपना राजधानी जो परिवर्तन किया था तो कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था, ठीक है ना। लेकिन दौलताबाद से पुनः फिर 1335 ईस्वी में फिर कहाँ वो राजधानी बना लिया? दिल्ली में बना लिया, ठीक है ना। तो ये इसकी जो योजना थी। तो राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया, है ना। पुनः दिल्ली को राजधानी बना लिया। तो काहे बनाया था? उसके द्वाब में कर वृद्धि, है ना। द्वाब में कर वृद्धि ये कब का? ये कब
किस समय में हुआ था? 1327 से 28 ईस्वी में। तो द्वाब में कर वृद्धि, ये योजना कब हुआ था? ये योजना कब लाई गई थी? 1327 से 1328, 1327 से 1328। यह योजना भी असफल रही, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, ठीक है ना। तो द्वाब में कर वृद्धि, द्वाब में कर वृद्धि ये योजना बनाया था उसने 1327 से 28 में, है ना। यह योजना असफल रही, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी, है ना, जनता कर नहीं दिया। अगला योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रहा, ठीक है ना। बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन इसका सारा योजना ही असफल हो रहा है कि नहीं। अगला है खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान उसने किया था 1336 से 37 ईस्वी में। 1336 से 37 ईस्वी में खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था, ठीक है ना। खुरासान का जो अभियान हुआ था, कब हुआ था? 1336 से 37 ईस्वी में। तो खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था। 1 वर्ष का पहला ही वेतन दे दिया था। अगला है कराचील अभियान। कराचील अभियान हुआ था 1337 से 38 में। कराचील अभियान कब हुआ था? 1337 से 38 में होता। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी क्या रहा? उसका असफल रहा, ठीक है। अगला देखते। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की घोषणा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ था? जीन प्रथा सूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान हुई थी 1351 ईस्वी में हुआ था।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए थे। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए थे। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में था? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग चलिए देखते हैं। दीवान ए बंदगान ये कौन सा विभाग था? दासों की देखरेख के लिए जो विभाग बना हुआ था वो विभाग का क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। दूसरा था दीवान ए इस्तिहाक ये किसके लिए बना हुआ था? यह विभाग किसके लिए था? पेंशन देने के लिए ये विभाग बना हुआ था। दीवान ए खैराज कौन सा विभाग था? ये असहाय लोगों की मदद के लिए ये बना हुआ था, दीवान ए खैराज। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? तो गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता था। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। वर्ष 1398 में कहाँ पर आक्रमण किया था? भारत पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्तों, तो ये तुगलक वंश का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।